अभी पूरे देश में मणिपुर का मुद्दा सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस आप सभी लोग जानते होंगे। राज्यसभा से संजय सिंह आम आदमी पार्टी के सांसद निलंबित हुए हैं इसी मुद्दे पर, और राज्यसभा में विपक्ष चाह रहा था कि रूल 267 के तहत मणिपुर के मुद्दे पर चर्चा हो। 267 में क्या होता है, लंबी बहस होती है, वोटिंग का भी अवसर आता है। और सत्ता पक्ष चाह रहा था 176 रूल 176 पर हो, यानी 176 में क्या होता है, छोटी चर्चा होती है। ठीक है, इसी क्रम में तो बहुत तीखी बहस हुई और विपक्ष चाह रहा था कि पीएम आकर खुद वक्तव्य दे, लेकिन विपक्ष को कोई लाभ नहीं मिला राज्यसभा में, और राज्यसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया नहीं जा सकता, इसलिए विपक्ष ने रुख किया। किधर? इंडिया वाले चले आए, किधर? इंडिया अलायंस किधर आ गए? लोकसभा में। और लोकसभा में गौरव गोगोई जो कांग्रेस सांसद हैं, उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव लाया। देखिए, ये एक वीडियो है जिसमें गौरव गोगोई का नाम ले रहे हैं ओम बिरला, लोकसभा स्पीकर। रूल 198 इस प्रकार ये सभा का अभाव जब गौरव गोगोई खड़े होंगे, ये गौरव गोगोई है, कांग्रेस के सांसद हैं। अब अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन चाहिए 50 सदस्यों का कम से कम, तो ओम बिरला कह रहे हैं खड़े होने के लिए। कौन कौन समर्थन में है देखिए। ये खड़े हो गए, 50 तो आसानी से आ जाते समर्थन में। इंडिया वाले 100 से अधिक हैं, इंडिया अलायंस वाले। हो गया, ओम बिरला को लग गया 50 से अधिक है। इस प्रस्ताव की अनुमति दी जाती है दलों के नेताओं से चर्चा करके, और तो ये 26 जुलाई को हुआ है, यानी परसों हुआ। ये जो आपने देखा वीडियो 26 जुलाई का है, परसों का है। और नियम यह है कि जिस दिन प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया उसके 10 दिन के अंदर बहस होनी है। सभी दलों से विचार विमर्श करके और कार्य मंत्रणा समिति से परामर्श लेकर के ओम बिरला लोकसभा स्पीकर जो है वो ये तिथि तय करेंगे और फिर बहस शुरू हो जाएगी। फिर मीडिया में अविश्वास प्रस्ताव पर जो बहस होगी वो मीडिया का विषय बनेगा, सोशल मीडिया पर छाया रहेगा, आप सभी लोग समझेंगे। तो हम लोग अब एक बार अपनी जरूरत के हिसाब से छात्र के नाते पढ़े अविश्वास प्रस्ताव है क्या, क्यों लाया जाता है, और वर्तमान में सरकार ये विपक्षी दलों ने अविश्वास प्रस्ताव क्यों लाया है। ठीक है, इससे विपक्ष को क्या लाभ मिलने वाला है, या विपक्ष को हो सकता है नुकसान भी हो, तो क्या नुकसान होने वाला है, सत्ता पक्ष को क्या नुकसान होने वाला है, इस पर बात करेंगे। क्या संभावना है, और थोड़ा बात कर लेंगे 1947 से अब तक, यानी 1951 से अब तक अविश्वास प्रस्ताव का क्या इतिहास रहा है। सबसे ज्यादा अविश्वास प्रस्ताव किसके विरुद्ध लाया गया? इंदिरा गांधी के विरुद्ध 15 बार लाया गया था। पहली बार जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध लाया गया 1963 में। ठीक है, मोदी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरुद्ध 2 बार लाया गया है। एक बार 2018 में लाया गया था, ये दूसरी बार। तो प्रधानमंत्री दूसरी बार अविश्वास प्रस्ताव का सामना करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं अविश्वास प्रस्ताव। तो अंग्रेजी में कहा जाता है नो कॉन्फिडेंस मोशन। ठीक है, अब ये है क्या, ये क्या है समझते तो सभी लोग हैं, लेकिन भाषा में बांधना थोड़ी दिक्कत होती है। तो है क्या? कोई भी मंत्री परिषद तभी तक अस्तित्व में रह सकता है, सरकार तभी तक अस्तित्व में रह सकती है जब तक उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त है। लोकसभा का विश्वास प्राप्त है, इसका मतलब क्या हुआ
कि लोकसभा में उसका बहुमत है। तो लोकसभा में सरकार का या मंत्रिपरिषद का बहुमत है या नहीं, लोकसभा का सरकार में विश्वास है या नहीं, इस स्थिति की जांच के लिए लाया गया प्रस्ताव अविश्वास प्रस्ताव कहलाता है। ठीक है, लिख लीजिए, मंत्रिपरिषद बहुमत में है या नहीं, मंत्रिपरिषद मतलब सरकार बहुमत में है या नहीं, सरकार को लोकसभा का विश्वास प्राप्त है या नहीं, और लोकसभा का विश्वास प्राप्त है यह कैसे समझेंगे, अगर उसे बहुमत होगा तब। प्राप्त है या नहीं, इस स्थिति का परीक्षण करने के लिए लाया गया प्रस्ताव क्या कहलाता है, अविश्वास प्रस्ताव। ठीक है, अगर यह प्रस्ताव पारित हो जाता है तो सरकार गिर जाती है, प्रस्ताव पारित हो जाता है तो सरकार गिर जाती है, लिख लीजिएगा। अगर प्रस्ताव गिर जाता है तो सरकार बनी रहती है, सरकार गिरती नहीं है। समझ में आ गई बात? अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया तो सरकार गिरेगी। और यह इसका नियम क्या है, ये संपूर्ण मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जाता है, संपूर्ण मंत्रिपरिषद के विरुद्ध, किसी एक मंत्री के विरुद्ध नहीं, क्योंकि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है लोकसभा के प्रति। इसकी पूर्व सूचना लोकसभा के महासचिव को देनी पड़ती है। ठीक है, और 50 सदस्य और अध्यक्ष अंतिम रूप से निर्णय लेते हैं, स्वीकार करते हैं। अध्यक्ष का फैसला स्वीकार्य होता है। जैसे अभी आपने देखा ओम बिरला कह रहे थे, ओम बिरला को महासचिव के द्वारा, लोकसभा महासचिव के द्वारा भेजा गया होगा। अब ओम बिरला सदन में आकर कह रहे थे कि गौरव गोगोई के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, सदन की अनुमति गौरव गोगोई प्राप्त करें। गौरव गोगोई ने सदन की अनुमति प्राप्त किया। ओम बिरला ने कहा कौन कौन समर्थन में है, तो मिनिमम कितना चाहिए, 50। तो सभी लोगों ने उठकर कह दिया कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए, 50 सदस्यों का, कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन चाहिए। ठीक है, अब 10 दिन के अंदर बहस होना है। 26 जुलाई को हुआ है ना, तो नियम क्या है, जिस दिन अध्यक्ष ने स्वीकार कर लिया कि हाँ, उस दिन के 10 दिन के अंदर बहस। अब इसमें क्या है, राज्यसभा में पीएम का वक्तव्य माना जा रहा था, वहां पीएम का आना जरूरी नहीं था, लेकिन यहाँ पीएम का आना जरूरी है, प्रधानमंत्री का आना जरूरी हो गया है। नो कॉन्फिडेंस मोशन के साथ ये नियम है कि अगर सभी सदस्य बोल चुके हैं तब अंत में प्रधानमंत्री सरकार के पक्ष से आलोचनाओं का जवाब देंगे। तो अब जो है हमारे प्रधानमंत्री को लोकसभा में आना पड़ेगा, मणिपुर के मामले पर वक्तव्य देना पड़ेगा, भाषण देना पड़ेगा। ठीक है, वाद विवाद समाप्ति के बाद पीएम स्वयं आएंगे और वक्तव्य देंगे, उसके बाद मतदान भी होगा। ठीक है, और पहले ही बताया मैंने कि अगर मत विभाजन होता है, प्रस्ताव पारित हो गया तो सरकार स्वतः गिर जाएगी, प्रधानमंत्री इस्तीफा देना दे। अगर प्रस्ताव पारित नहीं हुआ तो सरकार अस्तित्व में बनी रहेगी। तात्पर्य यह हुआ कि सरकार का बहुमत है, सरकार ने अभी लोकसभा का विश्वास खोया नहीं है। क्लियर है? और नो कॉन्फिडेंस मोशन पर राज्यसभा को विचार करने की शक्ति नहीं है। इसलिए इंडिया अलायंस वाले जो विपक्षी दल हैं वे आए हैं कहा, लोकसभा में आजमाने। अब यह है कि क्यों अविश्वास प्रस्ताव क्यों लाया जाता है, इसका आधार क्या है, आधार क्या है। ठीक है, तब गौरव गोगोई ने खुद कहा कि हम जानते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव गिर जाएगा, फिर भी हम ला रहे हैं, जनता को बताने के लिए, देश की जनता को बताने के लिए लाए हैं। ठीक है, तो एक तो हो गया बहुमत का परीक्षण,
कि बहुमत में है या नहीं। पहला, अभी तो जो स्थिति है वो छोड़िए, ओवरऑल हम देखते हैं। पहला क्या है कि बहुमत में है कि नहीं सरकार, क्यों लाया जाता है? बहुमत का परीक्षण, लोकसभा का विश्वास प्राप्त है या नहीं, ठीक है। उसके बाद किसी मुद्दे पर या बहुत सारे मुद्दों पर सरकार की जवाबदारी तय करने की, और पीएम को तो आना ही पड़ेगा, पीएम अपना वक्तव्य देंगे, ठीक है। तो किसी मुद्दे पर या किसी एक या अनेक मुद्दे पर सरकार की जवाबदारी कि आपको आके जवाब देना है। एक कविता ये है, कुछ होगा कुछ होगा कुछ होगा, अगर मैं बोलूंगा, न टूटे न टूटे न टूटे तिलस्म सत्ता का, मेरे अंदर का काया टूटेगा। कम से कम विपक्ष को लगेगा कि हम अपनी बात मजबूती से जनता को बता दिए हैं, अब 2024 में देखना है। समझ में आई बात? यानी सरकार के किसी एक मुद्दे या अनेक मुद्दे और सरकार की जवाबदारी, जवाब देना, तय करना, सरकार ठीक से काम कर रही या नहीं, क्या चर्चा होगी, सरकार ठीक से काम कर रही है या नहीं, इस बात का परीक्षण होगा। विपक्ष आलोचना करेगा ना, और सत्ता पक्ष उसकी आलोचना का जवाब देगा, तो पूरे देश की जनता देखेगी कि सरकार ठीक से काम कर रही है या नहीं। अगर ठीक से काम करेगी तो ठीक से जवाब देगी, और नहीं काम करेगी तो जवाब देने से बचेगी, या जवाब उल्टा पुल्टा होगा, गोल मटोल होगा। क्लियर है? जो कुछ होगा जनता के सामने क्लियर होगा। विपक्ष ताकतवर है, विपक्ष की आलोचना में ताकत है, या सरकार के कामकाज में ताकत है, इस बात का परीक्षण हो जाएगा। पहली बार आचार्य जेबी कृपलानी ने अविश्वास प्रस्ताव लाया था जवाहरलाल नेहरू की सरकार के विरुद्ध 1963 में। जेबी कृपलानी नेहरू जी के दोस्त भी हुआ करते थे। तो जेबी कृपलानी ने लाते हुए अविश्वास प्रस्ताव लाते हुए कहा था कि मुझे दुख है कि अपने ही दोस्त के विरुद्ध ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अभी सरकार में हैं, उनके विरुद्ध मुझे अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ रहा है, लेकिन लाना जरूरी हो गया है ताकि जनता के सामने सरकार की जवाबदारी तय की जा सके, ठीक है। और बाद में नेहरू जी भी असंतुष्ट नहीं हुए। नेहरू जी के विरुद्ध जो अविश्वास का प्रस्ताव था वो गिर गया, नेहरू जी की सरकार बच गई, लेकिन नेहरू जी ने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव जरूरी था ताकि सरकार के कामकाज का परीक्षण हो, और हमें भी आत्म परीक्षण का मौका मिला। नहीं समझे? अब सरकार को भी मौका मिलेगा ना कि हम जो कर रहे हैं वो ठीक है कि नहीं, ऐसे करते जा रहे हैं। समझ में आ रही बात? तो इसको पॉजिटिवली अगर सरकार ले तो अपनी बात को मजबूती से रख सकती है सरकार, और जनता को भी बता सकती है। हो सकता है विपक्ष को उल्टा दाव पड़ जाए, विपक्ष का दाव उल्टा पड़ जाए, क्योंकि नो कॉन्फिडेंस मोशन गिरना तो है ही, और सरकार को कहने के लिए मिल जाएगा कि बार बार सरकार जो जनता के लिए कर रही है उस बीच में रोड़ा अटकाने के लिए ये लोग कॉन्फिडेंस मोशन लाए थे, जबकि जानते थे कि कॉन्फिडेंस मोशन पारित नहीं होगा। फिर भी ठीक है, G20 की बैठक हो रही थी, देश दुनिया का हम दौरा कर रहे थे, उस बीच में इन लोगों ने लाकर संसद में हमको पटक दिया। समझ में आ रही बात? तो किसी मुद्दे पर जवाबदारी तय करना, भले ही गिर जाए लेकिन सरकार को इसमें जवाब देना पड़ेगा, पीएम को वक्तव्य देना पड़ेगा। वर्तमान में क्यों आना पड़ा? वर्तमान में कारण क्या है लोकसभा में क्यों लाना पड़ा? वर्तमान में ये सत्ता पक्ष क्या चाह रहा था, ये सॉरी सत्ता पक्ष नहीं, विपक्ष क्या चाह रहा था? विपक्ष रूल 267 के तहत लंबी चर्चा कहां? राज्यसभा में, और पीएम का वक्तव्य चाह रहा था, जबकि सत्ता पक्ष क्या चाह रहे थे? रूल 176। अच्छा याद रखिएगा, अविश्वास प्रस्ताव जो लाया गया रूल 198 198, अभी आपने देखा होगा ओम बिरला बोल रहे थे 198 बोल रहे थे ना, तो रूल 176 के तहत ये रूल जो है 198 ये लोकसभा का है, ये 267 176 ये राज्यसभा का। रूल 176 के तहत सत्ता पक्ष चर्चा चाह रहा था, छोटी चर्चा, लघु। 176 के तहत क्या होती है? लघु चर्चा, अधिक से अधिक 2.5 घंटे की, ठीक है। तो विपक्ष को 2.5 घंटे में हंगामा करने का मौका नहीं मिलता, जमकर आलोचना करने का मौका नहीं मिलता, इसलिए विपक्ष क्या चाह रही थी 267 के तहत, तो राज्यसभा में यह मौका नहीं मिला, तब आए कहां? लोकसभा में, ठीक है। तो पृष्ठभूमि यही थी, लोकसभा में आए हैं मणिपुर के मुद्दे पर, ताकि पीएम आए वक्तव्य दे,
और विपक्ष को भी भरपूर अवसर, इससे भरपूर अवसर मिलता है। सब बोलेगा, अपना अपना भड़ास निकालेंगे सभी लोग, लेकिन बोलने वाले इस बार बहुत कम है। एक ठो बोलते थे भगवंत सिंह मान, जो भी हो अच्छा बोलते थे। इस बार नहीं है, राहुल गांधी भी नहीं है, आजम खान भी नहीं है, अखिलेश यादव भी नहीं रहेंगे। तो फायर ब्रांड नेता जो है विपक्ष के, वो अभी नहीं है। अब पक्ष में सब है। मोदी जी अपने खुद बहुत बड़े वक्ता हैं, अमित शाह कहना ही नहीं है, स्मृति ईरानी है, राजनाथ सिंह है, गडकरी है, समझ में आ रही बात। तो कहीं विपक्ष का दाव उल्टा न पड़ जाए। तो ये हो गया क्यों लाया जाता है और अभी क्या आधार है, सब पर हम बता दिए आपको। अभी क्या संभावना है, संभावना आप लोग समझ ही गए होंगे अभी तक, ठीक है। अभी क्या संभावना है, अभी क्या संभावना है? तो एनडीए के पास 333 सदस्यों का ये समर्थन प्राप्त है। तो बीजेपी है, शिवसेना शिंदे गुट है, और लोजपा है, और भी है। तो 333 है कुल मिलाकर। इंडिया अलायंस जो है विपक्षी दलों का, इनके पास मात्र 143 है। आदर्श जो है वह 64 की संख्या में है। तो ये आदर्श को जोड़ भी ले तब भी बहुत दूर है। तो क्या होगा, यानी पारित होने की संभावना नहीं है, संभावना नहीं, यानी सरकार बनी रहेगी, ठीक है। अब क्या होगा, विपक्ष पर क्या असर पड़ेगा, अविश्वास प्रस्ताव गिरेगा। विपक्ष को लाभ क्या मिलेगा, विपक्ष को सरकार की कमजोरियों को जनता के सामने दिखाने का अवसर मिलेगा। तो विपक्ष क्यों लाया है भाई, हाँ, क्योंकि 2024 में लोकसभा का चुनाव है। तो उस चुनाव से ठीक पहले जनता के समक्ष सरकार की तमाम कमजोरियों को उजागर करने का, मतलब ये विपक्ष यही चाह रहा है कि सारा लूप होल इसका बता दे जनता को, उसके बाद जनता जनार्दन फैसला लेगी। यानी मालिक जो है, या कौन मालिक, जनता। जनता को दिखाने के लिए देखिए क्या किया है सेवकों ने, ठीक है। तो ये इन सेवकों को हटाइए और हम लोगों को लाइए, हम अच्छी तरह से सेवा करेंगे। तो विपक्ष को लाभ क्या होगा, जनता जनार्दन के सामने, यानी आम जनता के सामने सरकार की कमजोरियों को मजबूती से सामने रखने का अवसर मिलेगा, और इसका लाभ 2024 के लोकसभा चुनाव में मिल सकता है। किसको, विपक्ष को। अब विपक्ष पर उल्टा दांव भी पड़ सकता है। कैसे, विपक्ष पर उल्टा दांव कैसे पड़ेगा ये? सबसे पहले संख्या बल पहले से क्लियर है, संख्या बल किसका भारी है, एनडीए का। तो संख्या बल भारी है, यानी संख्या बल के हिसाब से विपक्ष और सत्ता पक्ष भारी पड़ेगा। उल्टा असर दांव पड़ा, सत्ता पक्ष भारी। अब ये लोग कह रहे हैं कि हमको ये लोग सोच रहे हैं कि आलोचना करने का अच्छा अवसर मिलेगा। इनके पास अभी वक्ताओं की कमी है। एक्सपर्ट कह रहे हैं कि वक्ताओं की कमी है। किसके पास, इंडिया अलायंस विपक्ष के पास। जैसे मैंने अभी बताया, राहुल गांधी नहीं है ना, है, और आजम खान भी बोलते थे अच्छे, नहीं है। भगवंत सिंह मान पंजाब चले गए, ठीक है, जो भी हो अच्छा बोलते हैं। और आजम खान नहीं है, और ये राहुल गांधी नहीं है, और अखिलेश सिंह भी नहीं, अखिलेश यादव भी नहीं है। और जबकि सत्ता पक्ष में एक से एक वक्ता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मैंने कहा, अच्छे वक्ता हैं। राजनाथ सिंह है, नितिन गडकरी है, स्मृति ईरानी है, अमित शाह खुद बहुत बड़े वक्ता हैं। तो वक्ताओं के हिसाब से भी भारी पड़ने वाला है कौन, सत्ता पक्ष। और सबसे बड़ा असर क्या पड़ेगा कि लोकसभा में जब अविश्वास प्रस्ताव का गिरना तो तय है, तो लोकसभा में सत्ता पक्ष को अवसर मिल जाएगा विपक्ष की आलोचना का।
कि जानबूझकर सरकार को डिस्टर्ब करने का प्रयास बार बार करती रही है, ये विपक्ष करता रहा है। हाँ भाइयों एवं बहनों, मैंने तो भ्रष्टाचार को मिटाने का प्रयास किया, न खाऊंगा ना खाने दूंगा, मैं इस दिशा में हमेशा प्रयास करता रहा। लेकिन और इसी का परिणाम हुआ कि दो बार हमें नो कॉन्फिडेंस मोशन का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, हमारी जो लड़ाई है, ये लाख कोशिश करें, हमारी लड़ाई भ्रष्टाचार के विरुद्ध जारी रहेगी। ठीक है, और हम आपका विश्वास हमें प्राप्त है, हमने विपक्ष को दो बार दिखाया है और इस चुनाव में भी दिखाएंगे कि आपका भारी बहुमत से आपका विश्वास हमें प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये अवसर मिलेगा किसको? ठीक, सत्ता पक्ष को। अब थोड़ा सा देख ले पिछला इतिहास क्या रहा है इसका अविश्वास प्रस्ताव का। पहली बार कब आया अविश्वास प्रस्ताव? 1963 में। लाने वाले कौन थे? जेबी कृपलानी। किसके विरुद्ध? जवाहरलाल नेहरू सरकार के विरुद्ध। और ये सरकार बनी रही थी, अविश्वास प्रस्ताव गिर गया था। ठीक है, और 1963 के बाद अभी तक 27 बार वोटिंग हुई है अविश्वास प्रस्ताव पर। कितनी बार? 1963 के बाद अभी तक कितनी बार? 27 बार। सबसे ज्यादा किसके विरुद्ध आया है? इंदिरा गांधी। ये सब पीटी फैक्ट हो गया, इंदिरा सरकार के विरुद्ध आया था, ये यहां तक आ रहा है। और प्रधानमंत्री जो मोदी है अभी, नरेंद्र मोदी, इनके विरुद्ध 2 बार आया है, ये दूसरी बार है। पहली बार इनके विरुद्ध आया 20 जुलाई 2018 को। लाने वाले थे के सिनेनी श्रीनिवास। पहली बार आया कब? 20 जुलाई 2018 को, लाने वाले के सिनेनी श्रीनिवास। और अविश्वास प्रस्ताव के विरोध में 330 वोट पड़ा था, 135 पक्ष में, यानी अविश्वास प्रस्ताव 2018 में गिर गया था। क्लियर है? सब कुछ क्लियर, क्रिस्टल क्लियर हो गया। देखते हैं आगे क्या होता है, 10 दिन के अंदर पता चल जाएगा। वैसे 90% तो जानते ही है, खाली ये देखना है कि कौन क्या बोलता है। ठीक है, ओके, बाय।